हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है 23 जुलाई को आया है यूनियन बजट। बजट में काफी सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। टैक्सेशन बी इट इनडायरेक्ट टैक्सेशन और बी इट डायरेक्ट टैक्सेस, सभी में काफी सारे चेंजेस आए हैं। अब उनके रिस्पेक्ट में एक हाईलाइट वीडियो तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स पे डाल चुकी हूं, बट अब उनमें जो मेजर चेंजेस हैं, नए नए सेक्शंस जो ऐड हुए हैं, वो सभी को इन डेप्थ जो आपको एज टैक्स पेयर्स या एज प्रोफेशनल आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे, हम उनको सेपरेटली डील कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं सेक्शन 16 में आए चेंजेस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। अब दोस्तों एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दे रहा है। अब किन कंडीशंस, किन सिचुएशंस पे ये आपको वेवर मिलेगा, आज हम लोग इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो भी नया सेक्शन आया है या जो भी नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो कब से एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये फाइनेंस बिल है। इसका सेक्शन 1 क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जो पर्टिकुलरली जीएसटी से रेलेवेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 110 to 153, they shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appointee। यानी जितने भी अभी हम सेक्शंस पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, जो फाइनेंस बिल के थ्रू आए हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो एप्लीकेबल तब होंगे जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन इशू कर दी जाएगी। अब 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी हमारी जून में। बहुत सारे चेंजेस आए थे प्रेस रिलीज के थ्रू। उसमें जितने भी सर्कुलर्स मेंशन थे, सर्कुलर्स तो सारे इशू हो गए थे, बट कुछ चेंजेस के रेस्पेक्ट में लॉ में चेंज रिक्वायर्ड था। तो वो लॉ में जो चेंज आया है वो फाइनेंस बिल के थ्रू प्रपोज इन्होंने किया है। अब आज जो हम बात करने वाले इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर के लिए, इसके लिए दोस्तों सेक्शन 128A है जो नया इंसर्ट हुआ है। अब वो सेक्शन कब और कहां लगता है, आइए हम उसको देखते हैं। दोस्तों एक ये मैटर आता है कि DRC 01, DRC 01A, DRC 07, ये बहुत कॉमनली अब हर एक बिजनेस पर्सन को, हर एक प्रोफेशनल को टिप्स पे याद हो गए हैं ये फॉर्म्स। ये फॉर्म्स क्या है? सेक्शन 73 या 74, यानी नॉन फ्रॉड या फ्रॉड केसेस में जो आपके पास नोटिस आए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, अभी तक यूजुअली इन 3 सालों के तो बहुत इजीली आपके पास आ ही गए होंगे, और 17, 18 के तो ऑर्डर्स भी पास हो गया अंडर सेक्शन 73। तो इनमें जब ऑर्डर्स पास हुए दोस्तों, तो आपके पास ऑर्डर में टैक्स आता है। टैक्स के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट आपका पेएबल बनता है और अकॉर्डिंगली पेनल्टी भी उसमें मेंशन है। तो पहले DRC 01A आया, यानी इंटीमेशन एक स्टेटमेंट हो गई, फिर उसके बाद नोटिस आया, शो कॉज नोटिस इन DRC 01, और अल्टीमेटली ऑर्डर पास हो जाता है आपका DRC 07 में। तो ये जितने भी ऑर्डर्स पास हुए या शो कॉज नोटिस इशू हुए या स्टेटमेंट्स इशू हुई, इनको लेके जो कंसर्न आया कि भाई इनिशियल टाइम में जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, तब बहुत सारे पोर्टल पे भी ग्लिचेस थे, काफी सारे कंसर्न्स थे, रिटर्न्स टाइमली नहीं जा पाई, लॉ की अवेयरनेस इतनी नहीं थी, चेंजेस इतने फ्रिक्वेंट थे, अपडेशंस नहीं हो पाए थे। उन्हीं बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये सेक्शन 128 ए को इंट्रोड्यूस किया। अब इस सेक्शन का एक बारी हम लोग मार्जिनल हेडिंग पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? वेवर ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन और कर देती हूँ। waiver of interest or penalty or both relating to demands which are raised under section 73 for certain periods। यानी बहुत क्लियरली इन्होंने बोला है, जो डिमांड आपकी सेक्शन 73 यानी नॉन फ्रॉड केसेस के, उन्हीं के रेस्पेक्ट में वो आपको वेवर देंगे फॉर द इंटरेस्ट एंड द पेनल्टी, और दैट टू फॉर ओनली सर्टेन पीरियड्स। सर्टेन पीरियड्स इसलिए क्योंकि इनिशियली गवर्नमेंट की साइड से ही पोर्टल पे बहुत सारे क्लचेस थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लॉ को लेके, बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस होते थे। इसी बात को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये आपको एक नया सेक्शन इंसर्ट करके दिया है जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कब कब किन केसेस में होगा, किन कंडीशंस के साथ होगा, आइए उनको देखते हैं। सेक्शन 128A स्टार्ट किससे हो रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी ओवरराइडिंग क्लॉज है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट, where any amount of tax is payable by a person chargeable with the tax in accordance with
पहली बात, नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73, या फिर एक स्टेटमेंट जो आई थी यानी डीआरसी 01 या फिर डीआरसी 01A, दोनों ही बात हो गई। एंड नो ऑर्डर इज बीइंग इशूड अंडर सबसेक्शन 9 यानी डीआरसी 7 आप पे इशू नहीं हुआ। आप पे या तो केवल शो कॉज नोटिस इशू हुआ या फिर आप पे बेसिकली स्टेटमेंट इशू हुई, बट आप पे ऑर्डर नहीं इशू हुआ। सेकेंड सिचुएशन क्या कहता है, आप पे ऑर्डर पास हो गया था यानी डीआरसी 07 तो इशू हो गया था, बट आपका एंड वेयर नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 11 ऑफ 107 और 108 हैज बीन पास, यानी आपने अपील में भी अपील अगर उसकी करी है तो अपील से कोई ऑर्डर नहीं आया अभी आपके पास, या फिर अगर आपने रेक्टिफिकेशन अप्लाई करी थी उस पर्टिकुलर डीआरसी 07 की तो आपका भी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नहीं आया है। थर्ड सिचुएशन क्या है, एन ऑर्डर इज बीइंग पास्ड अंडर सबसेक्शन 11 ऑफ 107 or subsection 1 of section 108 and where no order is being passed under subsection 1 of section 113, that means आपसे आपके पास अपील का ऑर्डर आ गया है या फिर अगर आपने रेक्टिफिकेशन अप्लाई करी थी तो उसका ऑर्डर आ गया, बट आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोई भी अभी रिट एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। तो दोस्तों तीन सिचुएशंस में आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला, जब आपके पास स्टेटमेंट इश्यू हुआ है डीआरसी 01A में या फिर शो कॉज नोटिस इशू हुआ है डीआरसी 01 में बट ऑर्डर नहीं आया है 07 में, ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि ऑर्डर आ गया है 07 में लेकिन आपके पास अपील का या रेक्टिफिकेशन अगर आपने अपील अप्लाई करी है तो उसका कोई ऑर्डर नहीं है। मे बी आपने अप्लाई करी भी हो सकती है या नहीं भी करी हो सकती, वट एवर मे बी द केस। और थर्ड सिचुएशन क्या कहते हैं कि भाई आपके पास अपील का भी या फिर अगर आपने रेक्टिफिकेशन अप्लाई करी थी उसका भी ऑर्डर आ गया बट आपने रिट अभी कोई फाइल नहीं करी है, ठीक है, या फिर उसका कोई ऑर्डर नहीं आया तब। और स्पेसिफिकली कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहा है, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, इन 3 साल को लेके के रिस्पेक्ट में तीन कंडीशन, तीन सिचुएशंस जो अभी हमने बात करी, उस केस में the said person if he pays the full amount of tax payable as per the notice, जो नोटिस में लिखा हुआ था उतना टैक्स पे कर देते हैं, या जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था 01A में वो उन्होंने पे कर दिया, या फिर जो ऑर्डर्स जिनकी अभी हमने बात करी है उसके अकॉर्डिंगली जो उनका टैक्स पेएबल बनता था उन्होंने अगर वो पे कर दिया है, ठीक है, एज द केस में बी ऑन और बिफोर द डेट एज मे बी नोटिफाइड, यानी जो भी डेट नोटिफाई करी जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू उस डेट से पहले यदि आपने ये पेमेंट कर दी, किसकी पेमेंट, टैक्सेस की, ध्यान रखिएगा, ठीक है, देन नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड पेनल्टी अंडर दिस एक्ट शैल बी पेएबल, यानी इंटरेस्ट और पेनल्टी का आपको वेवर मिल जाएगा। एंड ऑल दी प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस, ठीक है, या ऑर्डर या स्टेटमेंट एज द केस में बी शैल बी डीम टू बी कंक्लूडेड, उसको हम मान लेंगे कि वो फुल एंड फाइनली डन हो गई है, क्लोज हो गई है, दोबारा से वो रीओपन नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको टैक्सेस पे करने हैं, नोटिफाइड डेट से पहले पे करने हैं, और जो तीन सिचुएशंस मैंने आपके साथ बताई है उन तीन सिचुएशन के रिस्पेक्ट में होगा। और टाइम फ्रेम क्या है, किस पीरियड को पर्टेन करने चाहिए नोटिस, स्टेटमेंट्स या ऑर्डर, फाइनेंशियल 17-18, 18-19, 19-20 ओनली। इसके बाद का अगर कोई भी नोटिस है तो उस पे ये इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर का मैटर जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। अब provided that where a notice has been issued under subsection 1 of section 74, यानी फ्रॉड के केसेस में आप पे नोटिस इशू किया गया था, पर जो ऑर्डर पास हुआ है ना वो उसमें अल्टीमेटली ये कहा गया था कि ये फ्रॉड का नहीं है, ये नॉन फ्रॉड केसेस में ही है, तब भी ऐसे सिचुएशन में भी आपके ऊपर ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन जिसपे मैंने बात करी ये सारी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, द सेड नोटिस और ऑर्डर शैल बी कंसिडर्ड टू बी अ नोटिस और ऑर्डर एज द केस में बी रेफर टू इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ ए और बी ऑफ दिस सबसेक्शन, यानी अगर नोटिस तो इशू किया गया था फ्रॉड केसेस का बट अल्टीमेटली जो ऑर्डर आया है वो नॉन फ्रॉड केसेस में कंसिडर करके कर दिया गया है, तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। Provided further, यानी सेकेंड प्रोवाइजो क्या कहता है, that conclusions of the proceedings under this subsection in case where the application is being filed under subsection 3 of 107, subsection 3 of 112,
or the appeal is being filed by the officer of central tax under subsection 1 of 117 or 118 or where any proceedings are being initiated। यानी सिंपल टर्म्स में मैं बात करूं, अभी तक जो हमने बात करी थी वहां असेसी एज अग्रीव्ड यानी रजिस्टर्ड पार्टी एज अग्रीव्ड उसने आगे फर्दर अपील करी थी या उसने ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी बातचीत थी। अब हो सकता है कि सामने वाला ऑफिसर ने भी फर्दर अपील कर दी हो, क्योंकि उनके पास भी राइट होता है। मे बी उन्हें कोई ऑर्डर ठीक ना लगा हो तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में अपील कर दिया हो या हाई कोर्ट में रिट डाल दी हो, सो एंड सो फोर्थ, या रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो। ऐसे केसेस में इफ, ठीक है, इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में अगेंस्ट एन ऑर्डर रेफर्ड टू इन क्लॉज बी और सी और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द appellate authority or appellate tribunal or the court referred to in first proviso, it shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of taxes payable, if any, in accordance with the order within 3 months from the said फ्रॉम दी डेट ऑफ सेड ऑर्डर। यानी इसका मीनिंग क्या कहता है कि अगर हमारे सामने ऑफिसर यानी डिपार्टमेंट ने ही अपने ऑर्डर को फर्दर कंटेस्ट कर दिया अपील में, ट्राइब्यूनल में या हाई कोर्ट में या रेक्टिफिकेशन के केसेस में, और उसमें आपका कोई भी और एनहांस टैक्स बनता है, कोई और टैक्स पेएबल बनता है, तो यदि आप वो एनहांस टैक्स जो पेएबल है वो 3 महीने के अंदर अंदर पे कर देंगे फ्रॉम दिस फ्रेश ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर आया है, तब भी आपको इस इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कंडीशंस बता दी, सिचुएशंस बता दी। अब एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली मेरे पास कि मैम मेरा मानो 17-18 का डीआरसी 01 था या 1A था, उसका 7 पास हो गया है, डीआरसी 07 यानी ऑर्डर पास हो गया है, मे बी मैं अपील में गया या नहीं गया, व्हाटसएवर मे बी दी केस, और अपील का ऑर्डर भी आ गया है, या अगर मैं नहीं गया तो मैंने वो पूरा का पूरा अमाउंट यानी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर दी है। अब जब ये सेक्शन आ गया है 128A या जब से भी ये लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो क्या मुझे जो मैंने वो इंटरेस्ट और पेनल्टी पे की है, क्या उसका मुझे रिफंड मिल सकता है? तो दोस्तों अभी तक इतने सालों में जब से जीएसटी आया, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट जब भी बेनिफिट देती है वो एक तो देती बाद में है आपको, यानी लेट कमर्स को जो कंप्लायंसेस देर से करते हैं उनको मिलता है बेनिफिट। सेकेंडली अगर आपने वो कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल कर दिए तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। तो वही बात इन्होंने क्लियरली यहाँ पे भी लिख दी है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर सच इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हैज ऑलरेडी बीन पेड, यानी अगर आपने पे कर दी है तो नो रिफंड ऑफ द सेम शैल बी अवेलेबल, आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है जी। तो आप ये बात भूल जाना। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कहोगे, इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी टैक्स अबाइडिंग टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जिन्होंने पहले ही पे कर दिया था इंटरेस्ट और पेनल्टी, अब उनको कोई बेनिफिट नहीं है, एक तरह से उनका लॉस ही हुआ है। अगर वो वेट करते तो शायद उनको बेनिफिट हो जाता, बट अब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, किसी भी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। Now moving further, nothing contained in the subsection 1 shall be applicable in respect of the amount payable by the person on case on account of erroneous refund। यानी अगर आपका erroneous refund वाला केस था तो उस केस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं मिलने वाला है। अब आगे आते हैं नथिंग कंटेन इन द सबसेक्शन 1। अब अगर आप देखोगे ना सेकंड सबसेक्शन से आपको एक तरह से कंडीशंस मिल गई है, रेस्ट्रिक्शंस मिल गई है कि कब कब आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा। अब ये एक और बोलता है कि नथिंग कंटेन्ड इन द सबसेक्शन 1 शैल बी एप्लीकेबल, यानी इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको नहीं मिलेगा कब, इन रिस्पेक्ट ऑफ द केसेस वेयर एन अपील और रिट पिटिशन filed by the said person is pending before the appellate authority or appellate tribunal or the court as the case may be and has not been withdrawn by the said person। ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आपने उस पर्टिकुलर ऑर्डर को या जो भी है आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में मे बी रेक्टिफिकेशन के लिए या रिट के थ्रू आपने अगर आगे फर्दर उसको कंटेस्ट किया हुआ है और उसको अगर आपने विड्रॉ नहीं किया उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को, तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। यानी इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पेनल्टी स्कीम, वेवर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि अगर आपने फर्दर उसको कंटेस्ट कर रखा है उस ऑर्डर को, ठीक है, तो आपको वो पर्टिकुलर अपील या जो रेक्टिफिकेशन आपने फाइल कर रखी है या अगर आपने रिट फाइल कर रखी है उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप ये बेनिफिट ले पाओगे। मूविंग फर्दर, अब ये बात बोलते हैं कि वंस, अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है, अगर आपने एक बारी वो टैक्स पे कर दिया है, आपने ये सारी सिचुएशंस को अबाइड कर लिया है,
आप किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस में फॉल नहीं कर रहे हो, तो इट विल बी क्लियरली सेड कि आपके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स थी उस पर्टिकुलर नोटिस एक्सेट्रा में, तो वो कंक्लूड हो गई हैं। अब वो दोबारा से इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर रीओपन नहीं होगी। दैट मीन्स वंस यू हैव पेड द टैक्सेस बिफोर द नोटिफाइड डेट एंड जो इसमें कंडीशन बताई गई वो आपने फुलफिल कर लिए, देन इन दैट केस आपकी वो पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स को क्लोज माना जाएगा, कंक्लूडेड माना जाएगा। तो दोस्तों 128A सेक्शन जो अभी हमने इन डिटेल समझा है, ये डेफिनेटली एक बहुत ही फायदेमंद स्कीम है, ऑप्शन है सभी टैक्स पेयर्स के लिए या प्रोफेशनल्स जो भी अपने क्लाइंट्स को गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम और रुक जाइए। जैसे ही ये सेक्शन नोटिफाई हो जाएगा तो केवल अगर आपकी एक्चुअल में डिमांड बनती है तो आप सिर्फ टैक्स पे करके आप फ्री हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने की नीड नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सेक्शन बहुत इजीली समझ आया होगा। कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स में ही एड्रेस करेंगे। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहिएगा, इसी तरह से चैनल को हमारे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे शॉर्ट वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है उसके लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स भी आप उसके लिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।